जय हिंद। आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं रूसो की कि रूसो ने सामाजिक समझौते पर क्या विचार रखे। सबसे पहले है कि रूसो की रचनाएं कौन कौन सी है। रूसो की कई रचनाएं हैं, लेकिन उनमें सबसे प्रमुख स्थान जो रखता है वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट का, और उसके बाद है द एमाइल। उसने अपने जो सभी विचार रखे वो इन दोनों ही रचनाओं में रखे हैं। रूसो के प्रमुख राजनीतिक विचार कौन कौन से रहे और उसमें राज्य की उत्पत्ति है वो किस प्रकार से हुई है, हम इसकी बात कर रहे हैं। रूसो ने अपनी बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में अपने समझौते सिद्धांत को बताया है। वो अपने समझौते सिद्धांत को निम्न बिंदुओं में बता रहा है। सबसे पहले है ह्यूमन नेचर। रूसो की रचनाओं में मनुष्य का चित्रण ऐसे तनावग्रस्त व्यक्ति के रूप में हुआ है जो प्राकृतिक अवस्था में रहता है, लेकिन उसका जीवन पशु पक्षियों की भांति है। रूसो के अनुसार आदिम मनुष्य एक ऐसा व्यक्ति है जिसमें कि ये तनाव पैदा नहीं हुआ था। वो संतुष्ट था, प्रकृति की गोद में बहुत अच्छा ही शांति प्रिय तरीके से रह रहा था। लेकिन जैसे जैसे प्रकृति ने विकास किया उसमें अनेक तनाव आने लगे, अनेक दुर्गुणों का विकास भी होने लगा। दूसरा वो बात करता है प्राकृतिक अवस्था की, ये प्राकृतिक अवस्था क्या रही। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य प्रकृति की गोद में रहता था, उसका जीवन एकाकी था, पशुओं की तरह वो अपना जीवन बिताता था, लेकिन एकांत में भी वह सुखी था, बेपरवाह जिंदगी जी रहा था। इस प्रकार से उसकी प्राकृतिक अवस्था बहुत अच्छी थी, स्वर्णिम युग था। और उसने मनुष्य के लिए प्राकृतिक अवस्था में एक शब्द प्रयोग किया है, वो है आदर्श बर्बर। मतलब वो सुखी था लेकिन पशु पक्षियों की भांति रहता था। आगे बात करते हैं कि समझौते के कारण कौन कौन से रहे। मतलब जब प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य बहुत अच्छे तरीके से रह रहा था तो भी राज्य की उत्पत्ति क्यों हुई या समझौता क्यों किया गया। प्राकृतिक अवस्था आदर्श अवस्था थी जहाँ मनुष्य एक निर्दोष और मासूम प्राणी था और बहुत ही आराम से वो रह रहा था। लेकिन यह अवस्था अधिक दिन तक कायम नहीं रही, क्योंकि मनुष्य के जो ज्ञान में वृद्धि हुई उसके कारण उसने अनेक खोजें की। मनुष्य में परिवार के साथ साथ संपत्ति बनाने की इच्छा भी जागृत हुई और इसी कारण से लोगों में परस्पर कलह, द्वेष, हिंसा, युद्ध आदि का जन्म भी हो गया। मतलब जैसे जैसे प्रगति हुई, जैसे जैसे तरक्की हुई, संपत्ति का विकास हुआ, परिवार बना, समाज बना, लोगों में हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ती गई और स्वार्थ की भावनाएं भी तेजी से आने लगी। इस प्रकार से समाज का जो स्वरूप था वो बिगड़ने लगा और समाज की स्थिति खराब हो गई। रूसो के अनुसार संपत्ति के प्रादुर्भाव से मनुष्य की स्वतंत्रता परतंत्रता में चेंज हो गई। इसीलिए वो कहता है कि मनुष्य जो प्रकृति में जन्म लिया था वो पहले तो स्वतंत्र था, लेकिन समाज ने उसे सर्वत्र जंजीरों में या बेड़ियों में जकड़ दिया है। आगे वो बात करता है कि मनुष्य ने स्वयं की ही अपनी खुशियों का, समानता, स्वतंत्रता, इन सबको समाप्त किया, उनका गला घोटा। इसलिए रूसो आगे कहता है प्रकृति की ओर चलो, मतलब वापस हमें अपने पुराने समय की ओर चलना चाहिए। आगे वो बात करता है सामाजिक समझौता और राज्य का स्वरूप कैसा था। युद्ध और संघर्ष का वातावरण का अंत करने के लिए रूसो एक सामाजिक समझौते की कल्पना करता है। उसमें वो कहता है कि सभी व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित होकर अपने संपूर्ण अधिकार किसे दे रहे हैं, सामने वाले समूह को, जिसमें वो भी इंक्लूड है। कुल मिला के रूसो ये बताता है कि ये बहुत सारे व्यक्ति हैं, इन सब ने अपने अधिकार सौंपे हैं किसमें, ये व्यक्तियों का एक समूह है। मतलब अपने ही लोगों के समूह में इंडिविजुअल व्यक्तियों ने अपने अधिकार सौंपे और यहाँ पर इस समूह के रूप में व्यक्तियों ने वापस अपने अधिकारों की प्राप्ति कर ली। इसे उसने कहा है जनरल विल, सामान्य इच्छा, वो इसे नाम देता है। और सामान्य इच्छा मतलब सबकी इच्छा, इन सब लोगों की इच्छा यहाँ पर शामिल हो जाती है और इसे ही रूसो संप्रभु मानता है। आगे वो कहता है सामान्य इच्छा के लिए कि उसके समझौते की विशेषताएं सामान्य इच्छा के अंतर्गत क्या क्या रही। रूसो सामाजिक समझौते की विशेषताएं बताता है, जिसमें नंबर 1 है
कि व्यक्ति अपनी संपूर्ण शक्ति, अपने अधिकारों को सबको समर्पित कर देता है, मतलब इस ग्रुप को समर्पित कर देता है। समझौते की क्रिया के द्वारा अलग अलग व्यक्तियों के निजी व्यक्तित्व के स्थान पर सामूहिक व्यक्तित्व या सामूहिक अधिकार की बात आ जाती है। थर्ड है कि सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप मनुष्य की जो परतंत्रता है उसका अंत हो जाता है और सामान्य इच्छा के रूप में उसको स्वतंत्रता की प्राप्ति हो जाती है। समझौते के परिणाम स्वरूप व्यष्टि का स्थान समष्टि ले लेती है, मतलब माइक्रो का स्थान मैक्रो ले लेती है। व्यक्तिगत जो इच्छा थी उसका स्थान सामान्य इच्छा ले लेती है। रूसो के अनुसार समझौते से किसी सरकार की स्थापना नहीं होती, बल्कि एक ऐसे समाज की स्थापना होती है जिसका संचालन जनरल विल के अकॉर्डिंग होता है। इस समझौते के द्वारा व्यक्ति कुछ भी नहीं खोता है, क्योंकि जो अधिकार वह दूसरों को अपने ऊपर देता है वही वह दूसरों से भी प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से उसको अपने अधिकारों की प्राप्ति वापस हो जाती है। रूसो के सामाजिक समझौते की कुछ आलोचनाएं भी की जाती है। इन आलोचनाओं को करने वाले विचारकों में बेंथम है, पोलक है, वाहन है, एडमंड बर्ग आदि विद्वान है। ये इसकी आलोचना निम्न आधारों पर करते हैं। नंबर 1 है प्राकृतिक अवस्था काल्पनिक है। रूसो ने जिस आदर्श बर्बर की बात की तो ये विचारक ये कहते हैं कि ऐसी अवस्था वास्तव में प्रकृति में मौजूद नहीं होती। दूसरा ये बताते हैं कि रूसो ने जो मानव स्वभाव का वर्णन किया वो बिल्कुल गलत किया, क्योंकि मनुष्य में संपत्ति को प्राप्त करने की द्वेष ये प्रारंभ से ही विद्यमान है। तीसरा ये कहते हैं कि रूसो के विचारों में विचित्र विरोधाभास है, वो देखने को मिलता है, विरोध देखने को मिलता है, क्योंकि वो कहता है कि रूसो के अनुसार यह समझौता व्यक्ति और समाज में होता है, जबकि दूसरी ओर वो कहता है कि समाज समझौते का परिणाम है। इसलिए दोनों विचारों में विरोधाभास देखने को मिलता है। फोर्थ है सामान्य जो प्रगति है उसके सिद्धांत का भी ये विरोध करता है। रूसो ने ये कहा है कि प्रगति से ही मनुष्य में दुर्विचार आते हैं, तो इस प्रकार रूसो है वो प्रगति का विरोधी हो जाता है यहाँ पर। फिफ्थ है राज्य समझौते का परिणाम नहीं है बल्कि विकास का परिणाम है। रूसो तो ये कहता है, हॉब्स, लॉक, रूसो तीनों ही ये मानते हैं कि राज्य समझौते का परिणाम है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। राज्य समझौते का परिणाम न होकर विकास का परिणाम है। सिक्स्थ है व्यक्ति को निरंकुशता के हवाले कर देना। जो रूसो ने जनरल विल बताई है, सामान्य इच्छा बताई है, उसको वास्तव में उसने संप्रभु बनाया है, और संप्रभु भी कैसा, निरंकुश। इसलिए व्यक्ति को उसने इस जनरल विल के हवाले कर दिया, जिससे कि निरंकुशता के हवाले वो हो जाता है। व्यक्ति की स्थिति भी हास्यास्पद ये बता रहे हैं कि रूसो ने व्यक्ति का दोहरा चरित्र यहाँ बताया है, जो कि बिल्कुल गलत है। और लास्ट है कि रूसो का राज्य है वो शीश कटा लेवियाथन है। लेवियाथन किसका था? ये था हॉब्स का। हॉब्स ने राजा को इतना निरंकुश बना दिया था कि उसको उसने लेवियाथन कहा। लेवियाथन का मतलब था दानव, एक प्रकार का राक्षस जिसके हाथों में निरंकुश शक्तियां हैं। लेकिन रूसो ने भी हॉब्स की भांति ही अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा ही किया है, शीश कटा लेवियाथन किया है। इसने भी जो जनरल विल है, सामान्य इच्छा है, इसको निरंकुश शक्तियां प्रदान कर दी है। इस प्रकार से जो रूसो है उसने भी इसे अपने राज्य को या राजा को या सामान्य इच्छा को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान कर दिया है। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।